बैम! राजक ने एक तेज लात मारकर रूई को दूर धकेल दिया। लेकिन तभी फे और केन ने उस पर हमला कर दिया। एक ने अत्यंत शक्तिशाली हथेली से वार किया, जबकि दूसरे ने उस पर अविश्वसनीय रूप से तेज प्रहारों की बौछार कर दी। वह सिकुड़कर बैठ गया, अपने हाथों को आगे की ओर फैलाकर घुटनों के बल बैठ गया और पीछे हटते हुए उनके बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश करने लगा। पाव! आह! रूई के सीधे सिर पर लात मारने से वह दर्द से कराह उठा। जैसे ही वह रूई पर हमला करने के लिए मुड़ा, बैम! प्रहार! फे और केन ने अपना आक्रमण फिर से शुरू कर दिया, जिससे उसे बड़ी मुश्किल से अपना बचाव करना पड़ा। तीनों ने मिलकर उस पर 3 दिशाओं से हमले किए, जिससे उसे अपना बचाव मजबूत करने का समय या जगह नहीं मिली। वे तीनों अलग अलग कारणों से खतरा थे। उन तीनों में से फेई की मारक क्षमता सबसे अधिक थी, यहाँ तक कि उसकी अपनी मारक क्षमता से भी कहीं अधिक। उसका हर हमला उसकी रक्षा पंक्ति को भेदता हुआ उसे कुछ न कुछ क्षति पहुंचाता था। वह एक निर्दयी तोप की तरह थी, जो हर वार में उसे मार गिराने के इरादे से हमला करती थी। जहां तक खेल खत्म करने वाले हमलों की बात है, वह उन तीनों में सबसे शक्तिशाली थी। वह उस पर विशेष ध्यान देता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके तीनों विरोधियों में से अगर उसने कोई गलती की तो फेई ही उसे वास्तव में मार गिराने की सबसे अधिक संभावना रखती थी। लेकिन असल में उसे सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाला केन था। लड़के की गति और फुर्ती उससे कहीं ज्यादा थी, और वह राजक से कहीं ज्यादा चुस्त, छोटा और फुर्तीला था। वह इधर उधर नाचता हुआ, तंग जगहों से निकलता हुआ हर तरफ से ताबड़तोड़ हमले करता था। उस पर हमला करना लगभग नामुमकिन था, खासकर बाकी दोनों के साथ। राजक को सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाला केन ही था। हालांकि राजक को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला तीसरा व्यक्ति था। मार्शल आर्ट की तकनीकों के मामले में वह तीनों में सबसे कमजोर था। राजक को पता था कि उसने मार्शल आर्ट की नींव अभी अभी ही रखी है। फिर भी किसी न किसी कारण से उस बच्चे में कुछ अजीब सा था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, बच्चा और भी बेहतर लड़ता गया और उसके खिलाफ लड़ना और भी कठिन होता गया। लड़का उसे घोर काली आंखों से घूर रहा था और राजक को उसकी निगाहों के सामने नंगा सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह लड़का उसके हर विचार, हर हरकत, हर फैसले को देख सकता हो। कुछ ऐसे क्षण भी थे जब उसने राजक के खिलाफ अविश्वसनीय रूप से सहजता से लड़ाई लड़ी, मानो वह राजक के कुछ करने से पहले ही जानता हो कि राजक क्या करेगा, और यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि राजक को सबसे ज्यादा दंडित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। शुरू में तो वह लड़का उसे एक सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी लगा, लेकिन उसकी लड़ने की शैली लगातार बदलती रही और अजीब तरह से उससे निपटना अधिकाधिक कठिन होता चला गया। पब फ्यूचर एड्स। पूश! बैम! रूई ने राजक के एक जोरदार किक से खुद को बचाते हुए छलांग लगाए और उसके सिर पर बाइसाइकिल किक मार दी। राजक अचंभित होकर मुंह बना बैठा। उस समय रूई ने राजक के किक मारने से पहले ही छलांग लगा दी थी। फे और केन उसके विपरीत दिशाओं में प्रकट हुए और उसे हमलों के तूफान में घेर लिया। एक तरफ से हमले तेज और असंख्य थे, जबकि दूसरी तरफ से शक्तिशाली और विनाशकारी थे। राजक दर्द से कराहते हुए पीछे हट गया। उसकी हालत खराब थी, फे के शामिल होने से उसकी हालत और भी बिगड़ गई थी। वह खून की खांसी करने लगा था। लगातार 3 फे के हमलों से हुए नुकसान और थकान के कारण उसकी मानसिक क्षमता पर गहरा असर पड़ा था। उसके भाग निकलने की संभावना दिन ब दिन कम होती जा रही थी। मेरे पास अभी भी मौका है। अगर मैं अपनी रक्षा में कुछ हद तक ढील दूं, तो मैं कुछ आक्रामक तकनीकों का इस्तेमाल करके हम सबके बीच कुछ दूरी बना पाऊंगा। मेरी हालत खराब होगी, लेकिन मेरे पास भागने का अच्छा मौका होगा। उसने योजना बनाना शुरू किया। एक बार अगर मैं कुछ पलों के लिए भी छिप जाऊं, तो मैं थोड़ी सी हीलिंग पोशन पी पाऊंगा और भागना काफी आसान हो जाएगा। तभी एक तेज आवाज ने उसे उसकी तल्लीनता से बाहर निकाल दिया। बैम! आह! हान दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। राजक ने हान का पैर बुरी तरह टूटा देखकर श्राप दिया। लोमाइना इंडस्ट्रीज के मार्शल आर्टिस्टों ने उसे बड़ी सफाई से तोड़ दिया था। उस पल सबको पता चल गया था कि उसकी मौत निश्चित है। वह इस स्थिति से जिंदा नहीं बच पाएगा। अब केवल राजक और फैलिन ही युद्ध में डटे हुए थे। राजक ने हताशा से अपने दूसरे कमांडर की ओर देखा। वह खून से लथपथ थी और उसके पूरे शरीर पर घाव थे। उसकी बाईं आंख भी जा चुकी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। फैलिन घुटनों के बल गिर चुकी थी। वह एक ही मुकाबले में टिक पाएगी और उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लड़ाई पहले 8 बनाम 4 की थी, लेकिन अब यह प्रभावी रूप से 8 बनाम 1 की हो गई थी। राजक बलवान था, लेकिन 8 मार्शल प्रशिक्षुओं के सामने उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। इस संकट से बचने की संभावना केवल मार्शल प्रशिक्षुओं के शिखर तक पहुंचने की ही थी।
बूम! फे ने बड़ी कुशलता से हथेली से उसके पेट पर वार किया। वह दर्द से कराहते हुए पीछे उछल पड़ा। उसने चारों ओर देखा, मार्शल अप्रेंटिस भेड़ियों की तरह उसके चारों ओर घेरा बनाकर अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार थे। उसने हान और फेलिन की ओर देखा, वे पहले ही मर चुके थे। उन्होंने इस लड़ाई को एक ही झटके में खत्म करने के इरादे से हमला किया। ठीक उसी समय जब 8 प्रशिक्षु स्तर के हमले उसके शरीर को जिंदा ही क्षत विक्षत करने वाले थे। बूम! युद्ध के मैदान में होने वाले किसी भी प्रभाव से कहीं अधिक शक्तिशाली एक जोरदार प्रहार ने उन्हें उड़ा दिया, जिससे वे पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इस प्रहार की गूंज पूरे भूभाग में सुनाई दी, जिससे धरती कांप उठी। हा हा हा! धूल के बीच से एक आवाज आए। कितनी शर्मनाक बात है, तुम सचमुच गिर पड़े हो। जैसे ही धूल छटी, सुनहरे बालों वाले व्यक्ति को सहारा देते हुए एक अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति प्रकट हुआ। राजक को खून की खांसी हुई। तुम्हें खांसी बहुत देर लग गई। मार्शल आर्टिस्टों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह घुसपैठिया कौन है, लेकिन वे सभी दृढ़ संकल्प के साथ उस पर टूट पड़े। पूश! जैसे ही उनके हमले उन दोनों पर पड़ने वाले थे, वे उन दोनों के बीच से ऐसे गुजर गए मानो वे सिर्फ एक भ्रम हो। डाकू हवा में गायब हो गए थे। मार्शल प्रशिक्षु स्तब्ध रह गए। ये बात अविश्वसनीय थी कि वह व्यक्ति 8 शत्रुतापूर्ण मार्शल प्रशिक्षुओं के बीच घुसकर अपने एक साथी को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहा। जो माहौल पहले आश्वासन और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसकी जगह अब अनिश्चितता का माहौल छा गया था। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं में से कोई भी कुछ कहने में असमर्थ था, और इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था। आखिरी डाकू उनके बिल्कुल कब्जे में था, और जैसे ही वे काम खत्म करने वाले थे, एक 5वां डाकू आया, उन्हें रोका, उस आदमी को पकड़ा और वहां से कूदकर भाग गया। वे आखिर कह ही क्या सकते थे? उन्हें कहना क्या चाहिए था? रूई ने आह भरी। खैर, कम से कम मिशन तो सफल रहा, उसने कहा और काफिले के भीतरी हिस्से का निरीक्षण करने के लिए मुड़ गया। शुक्र है, गाड़ियों और घोड़ों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और गैर लड़ाकू कर्मियों की जान का नुकसान भी न के बराबर था। मिलियाना और डेलन का अपने प्राथमिक मिशन को पूरा करने के लिए पीछे रुकना जीवन रक्षक साबित हुआ। बाहरी हिस्सा अब लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका था। डाकुओं के साथ हुई लड़ाई और बाद में 11 मार्शल प्रशिक्षुओं के बीच हुई लड़ाई ने सुरक्षाकर्मियों को ले जाने वाले सभी युद्ध रथों को नष्ट कर दिया था। उनका प्राथमिक मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। सभी सामान सुरक्षित थे और मार्शल क्विंट ने सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। इसलिए रूई को काफी हद तक यकीन था कि उसे उसकी सेवाओं के लिए पूरा पारिश्रमिक मिल जाएगा। इसके अलावा लोमाइना इंडस्ट्रीज का गुप्त अभियान भी काफी हद तक सफल रहा। हालांकि 2 मार्शल अप्रेंटिस डाकू भागने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने 3 मार्शल अप्रेंटिस समेत अधिकांश डाकुओं का सफाया कर दिया था। यह एक ठोस उपलब्धि थी जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। कुल मिलाकर रूई अपनी उपलब्धियों से काफी संतुष्ट था। किसी मिशन को लगभग पूरी तरह से सफल बनाने की संतुष्टि बहुत अधिक थी, खासकर तब जब मिशन महत्वपूर्ण हो और उसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हो। यह पिछले सप्ताह में उसके द्वारा पूरे किए गए मामूली मिशनों से कहीं बेहतर था। चलो अब काम खत्म करके अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं, रूई ने सुझाव दिया। मुझे पूरा यकीन है कि वे दोनों जल्द ही वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम अपनी यात्रा में जल्दी करें और शैडो ट्रेल से जल्द निकल जाएं। इस बात पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। लोमाइना इंडस्ट्रीज के मार्शल अप्रेंटिस ने अव्यवस्थित काफिले को व्यवस्थित करने में मदद की, जबकि मार्शल क्विंट थके हारे अपने रथ पर लौट आए। यार, ये तो वाकई कमाल था, केन ने हैरानी से कहा। हमने 3 मार्शल अप्रेंटिस से लड़ाई की और उन्हें मार डाला। मुझे यकीन है कि अब हमारे सारे ग्रेड बढ़ जाएंगे। वह शायद सही था। रूई को नहीं लगता था कि उसका मूल्यांकन 3 पर ही रहेगा, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी मिशन से मिलने वाले मार्शल क्रेडिट्स में थी। वेतन मिलने के बाद उसके पास कुल 653 मार्शल क्रेडिट्स हो जाएंगे। इसके अलावा शाखा प्रबंधक साविन ने उन्हें बोनस देने का वादा भी किया था। रूई को उम्मीद थी कि वह आदमी पैसे चुका देगा। आखिरकार ये केवल एक मौखिक वादा था, वह पैसे चुकाने के लिए बाध्य नहीं था। जल्द ही काफिला किसी तरह अपना काम समेटने और व्यवस्थित होने में कामयाब हो गया। मार्शल अप्रेंटिस पहले ही अपनी पहचान उजागर कर चुके थे, इसलिए वे बाहर से नजर रख रहे थे, जहां से निगरानी करना आसान था। सूरज ढलने लगा और घंटे बीतते गए, बादल घिरते गए और सूरज की रोशनी को रोकते गए। एक समय तो भारी बर्फबारी भी शुरू हो गई। आखिरकार कांड्रिया सर्दियों के सबसे भीषण दौर में प्रवेश करने वाला था, और देखते ही देखते आधा दिन बीत गया।
अब कोई घात या हमला नहीं हुआ, काफिला बिना किसी घटना के छाया मार्गों से गुजर गया। इसकी काफी हद तक उम्मीद थी, लेकिन मार्शल प्रशिक्षु उन 2 मार्शल आर्टिस्टों पर नजर रखे हुए थे जो बच निकले थे, खासकर नकाबपोश पर। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली था, हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि वे आठों हारेंगे। अगर उसने लड़ने का फैसला किया तो शायद कुछ लोग हताहत हो जाएंगे। कोई भी मरना नहीं चाहता था। वे जल्द ही शैडो ट्रेल्स से बाहर निकल गए और 1 घंटे बाद क्षितिज पर दूर बसारा पर्वत श्रृंखला को पीछे छोड़ चुके थे। अंततः काफिला शांत हो गया। जैसे ही गल्लागर शहर उनकी दृष्टि में आने लगा, वे स्थिर हो गए। हाजिन के अलावा किसी अन्य शहर में रूई की यह पहली यात्रा थी और उसने इस अनुभव का भरपूर आनंद लिया। गल्लागर शहर हाजिन से बिल्कुल अलग था। एक तो ये हाजिन जितना विकसित या व्यावसायिक नहीं था, यहाँ का बुनियादी ढांचा हाजिन जितना अच्छा नहीं था, और जनसंख्या घनत्व भी तुलनात्मक रूप से कम था। पूरे कस्बे में और यहाँ तक कि कस्बे के मध्य भाग में भी आवासीय क्षेत्र काफी अधिक थे। हाजिन के विपरीत, जहाँ कस्बे के केंद्र की ओर जाने पर क्षेत्र उतना ही अधिक व्यावसायिक हो जाता था। जल्द ही वे गैलागर में अपने गंतव्य पर पहुंच गए। लोमाइना इंडस्ट्रीज की एक शाखा पर पहुंचते ही काफिला रुक गया। इसके बाद जो हुआ वह अपेक्षाकृत त्वरित और सरल था। काफिले का स्वागत किया गया और उचित व्यवस्था की गई। काफी देर हो चुकी थी और हिमपात भी तेज हो गया था, इसलिए मार्शल क्विंट ने हाजिन वापस जाने की अपनी यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। लोमाइना इंडस्ट्रीज ने सहर्ष उनके आवास और हाजिन वापसी यात्रा का खर्च उठाने की पेशकश की। जाहिर तौर पर उनके वास्तविक ग्राहक, लोमाइना इंडस्ट्रीज के शाखा प्रबंधक, उनसे निजी तौर पर बात करना चाहते थे। उम्मीद है कुछ अच्छा ही होगा, केन ने जम्हाई ली। खैर, कम से कम वे हमारे होटल का किराया तो देने को तैयार हैं। हमें शहर के सबसे महंगे होटल में जाना चाहिए और सारा बिल लोमाइनस पर डाल देना चाहिए। ऐसा मत करो, शाखा प्रबंधक ने हमें अतिरिक्त बोनस इनाम का वादा किया है। मेरे लिए एक शानदार रात बिताने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्रेडिट है। छी, तुम्हें जीना सीखना होगा। मैं रूई से सहमत हूं, फे ने केन की ओर तिरछी नजर डालते हुए कहा। तुम अरानकार परिवार के वारिस हो, थोड़ा शिष्टाचार दिखाओ। रूई तुमसे कहीं ज्यादा शालीन है। अरे चुप रहो, तुम तो बस एक छोटी बच्ची हो जिसे उसकी दादी ने बिगाड़ दिया है। केन ने पलटवार किया। रूई ने आह भरी, क्योंकि इससे उनके बीच एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया था। उसने सुलह कराने की कोशिश करना छोड़ दिया था। यह एक सच्चाई थी कि वे दोनों आपस में नहीं बनते थे। उन पांचों ने बाकी का दिन छुट्टी की तरह बिताया और तनावपूर्ण मिशन के बाद शांतिपूर्वक आराम किया। वे गैलागर शहर में घूमते फिरते थोड़ा मौज मस्ती करते रहे। यार, पता नहीं वो नकाबपोश आदमी कौन था, डेलन ने मन ही मन सोचा। वो हद से ज्यादा ताकतवर था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह डाकुओं के गिरोह में सुधार करेगा और उसे जारी रखेगा, फे ने सोचा। संभावना कम है, रूई ने बीच में कहा। कम से कम अभी तो नहीं। उसके आदमियों का कत्लेआम हो गया और उसने अपने सारे मार्शल आर्टिस्ट साथियों को खो दिया, सिवाय नकाबपोश मार्शल आर्टिस्ट के। डाकुओं के गिरोह को उसके पुराने आकार और ताकत तक दोबारा खड़ा करने में काफी समय लगेगा। मुझे शक है कि वह ऐसा करना भी चाहता होगा, केन ने कहा। उसकी बुरी तरह पिटाई हुई है। कुछ देर बाद वे वापस सराय की ओर चल पड़े और सोने चले गए। अगली सुबह उन्होंने सफाई की। मौका पाकर वे गैलागर स्थित लोमाइना इंडस्ट्रीज की शाखा की ओर चल पड़े। उन्होंने जल्दी से लोमाइनर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन में सवार होकर सीधे घर की ओर प्रस्थान किया। रूई ने इस समय का उपयोग मिशन के बारे में विचार विमर्श करने के लिए किया। हालांकि वह अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट और गौरवान्वित महसूस कर रहा था, लेकिन निष्पक्ष रूप से देखने पर उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि परिस्थितियां उनके पक्ष में थीं। उनके पास 5 मार्शल प्रशिक्षुओं के मुकाबले 8 मार्शल प्रशिक्षु थे। अगर 2 से अधिक भाग निकलने में कामयाब हो जाते तो ये शर्मनाक होता। फिर भी इससे उनकी उपलब्धि की भावना में कोई कमी नहीं आई। कभी कभी चीजें आपके पक्ष में जाती थीं और कभी कभी नहीं। अपने पहले मिशन में परिस्थितियां उसके बेहद प्रतिकूल थीं। एक तरह से यह उसके लिए एक तरह का मुआवजा था। वह केवल आभारी होकर आगे बढ़ सकता था। आधा दिन बिना किसी घटना के बीत गया और वे हाजिन पहुंच गए और अंततः हाजिन में स्थित लोमाइना इंडस्ट्रीज की मुख्य शाखा में पहुंच गए। क्या हमें मिशन के बाद की औपचारिकताओं को पूरा करने से पहले वास्तव में उससे मिलने जाना चाहिए? रूई ने सोचा। खैर, उन्होंने ही हमारे रहने और आने जाने का इंतजाम किया था, फे ने कहा। वापस जाने से पहले उनसे एक बार जल्दी से मिल लेते हैं। रूई ने कंधे उचका दिए। उसे कोई खास जल्दी नहीं थी और वह उस आदमी की बातों को लेकर थोड़ा उत्सुक भी था। स्वागत है,
सेवन ने उनके कार्यालय में प्रवेश करते ही कहा, मुझे हमारी कंपनी के मार्शल प्रशिक्षुओं द्वारा विस्तृत रिपोर्ट दी जा चुकी है। मुझे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने की अनुमति दें। मैं आपकी सेवाओं और प्रदर्शन के लिए अत्यंत आभारी हूं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि 2 को छोड़कर सभी डाकुओं को मार गिराया गया। ये वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। हम तो बस अपना मिशन पूरा कर रहे थे, फे ने जवाब दिया। हम आपकी कृतज्ञता के लिए आभारी हैं। उसने उसके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया। अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में हमने बोनस पुरस्कार को दोगुना करने का निर्णय लिया है। सेवन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि इस मिशन के दौरान हमने आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं किया होगा। रूई तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। वह मार्शल यूनियन का पक्ष जीतने की कोशिश कर रहा है। इसके कई कारण थे। पहला, मार्शल यूनियन एक ऐसी संस्था थी जो शाही परिवार के बाद कैनरियन साम्राज्य पर शासन करती थी। उसकी चापलूसी करना हमेशा फायदेमंद होता था। दूसरा, रूई इतना समझदार था कि उसे पता था कि लोमाइना इंडस्ट्रीज को शायद इस बात की चिंता थी कि उन्होंने मार्शल यूनियन को नाराज कर दिया है। रूई के पहले मिशन के दौरान उनका मार्शल यूनियन के मिशन से सीधा टकराव हुआ था, जिसके कारण ही वह मिशन विफल हुआ था, और वह भी एक निजी मार्शल प्रशिक्षु के साथ। हालांकि वेर्न के शब्दों के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई थी और मार्शल यूनियन मूर्ख नहीं थी। वे जानते थे कि बेला की मौत के लिए कौन जिम्मेदार था। लोमाइनस जानते थे कि मार्शल यूनियन जानती है, और मार्शल यूनियन जानती थी कि लोमाइनस जानते हैं। इसके अलावा यह विशेष मिशन कुछ हद तक अपरंपरागत भी था। यह पहले मिशन की तरह असामान्य नहीं था, जो कि 4 रैंक नीचे का था। लेकिन लोमाइनस ने अपने गुप्त अभियान के माध्यम से मार्शल यूनियन का कुछ हद तक फायदा उठाया। हालांकि मार्शल यूनियन इतने मामूली मामले पर सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी, फिर भी मार्शल यूनियन के साथ अपने अस्थिर संबंधों को सुधारना उनके हित में था। मार्शल यूनियन की ओर से जरा सा भी प्रयास लोमाइना इंडस्ट्रीज के नामोनिशान को पूरी तरह मिटा सकता था। लोमाइनस शीर्ष पर थे, हालांकि यह कुछ ही क्षेत्रों और उद्योगों तक सीमित था, जो कुछ ही कस्बों तक फैले हुए थे। वे राष्ट्रव्यापी कंपनियों या यहां तक कि क्षेत्रीय कंपनियों से भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। रूई के दिमाग में यही एक कारण आ रहा था कि लोमाइनस ने बोनस इनाम को दोगुना क्यों कर दिया। रूई को कोई शिकायत नहीं थी। इनाम दोगुना होने पर कुल मिलाकर 1000 मार्शल क्रेडिट हो जाते। रूई के मौजूदा बैलेंस के साथ इसे जोड़ने पर 1153 मार्शल क्रेडिट प्राप्त हुए। ये राशि रूई द्वारा नई तकनीकें खरीदने और प्रशिक्षण में खुद को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए निर्धारित सीमा से अधिक थी। रूई इतना उत्साहित था कि वह खुशी से कांपने और उछलने से खुद को मुश्किल से रोक पा रहा था। इतने अच्छे बजट के साथ वह जो तकनीकें खरीद सकता था, वे भी उतनी ही भरोसेमंद होती। उसे मुफ्त में मिली बुनियादी तकनीकें बुरी नहीं थीं, लेकिन मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं के लिए साधारण मिशन पूरे करने के लिए वे मुश्किल से ही पर्याप्त थीं। मार्शल आर्ट अकादमी ने कुछ चुनिंदा तकनीकों को मुफ्त रखा था ताकि प्रशिक्षु इतने मजबूत हो सके कि वे और तकनीकें खरीदने के लिए क्रेडिट अर्जित कर सकें। सच कहूं तो उसकी तकनीकों की कमियां पहले से ही स्पष्ट होने लगी थीं। बेला के साथ अपने पहले मिशन के दौरान ही उसे इसका एहसास होने लगा था, लेकिन शैडो ट्रेल्स के इस मिशन के दौरान उसने इसे और भी गहराई से महसूस किया। उसे यह आभास हो गया था कि उस पूरे युद्ध में वह शायद सबसे कम विकसित मार्शल अप्रेंटिस था। वह वॉइड एल्गोरिदम की पूर्वानुमान और प्रतिनिगमन क्षमता से इसकी भरपाई करने में सक्षम था, लेकिन ये कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। इसमें उसकी कोई खास गलती नहीं थी। वह मुश्किल से आधा साल से ही मार्शल अप्रेंटिस था और इतने अनुभवहीन किसी भी मार्शल अप्रेंटिस से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन अब ये बदल जाएगा, क्योंकि प्रशिक्षण का ये दौर पूरा होने के बाद उनका अनुमान था कि वे क्षमताओं के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेखक का नोट: हे निजी पाठकों, कल मैंने गलती से गलत अध्याय अपलोड कर दिए थे। अपलोड करने के 1 घंटे के भीतर ही मैंने इसे ठीक कर दिया था, इसलिए शायद आपको पता न चला हो। फिर भी आपसे अनुरोध है कि कृपया उन अध्यायों को दोबारा पढ़ लें। असुविधा के लिए खेद है। तारांकन: अतिरिक्त बोनस का जिक्र होते ही रूई ने सुनना बंद कर दिया। सच कहूं तो लोमाइनस की बाकी बातों में उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बाकी की मीटिंग यूं ही स्तब्धता में गुजर गई, क्योंकि ब्रांच मैनेजर बचे हुए इस सीमित समय में अपनी अच्छी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में फे ने उन सभी को विदा किया और शाखा छोड़कर मार्शल यूनियन की ओर चल पड़ी। मार्शल यूनियन पहुंचते ही रूई ने मिशन के बाद की औपचारिकताओं को यथासंभव शीघ्रता से पूरा करने की ठान ली। वह इतना उत्साहित क्यों है? डेलन ने उलझन में पूछा। हम अभी अभी एक थका देने वाले मिशन से लौटे हैं। केन और फे ने आह भरी। इसे भूल जाओ,
फे ने अपना सिर हिलाया। किताबी कीड़ा लोग पुस्तकालय में समय बिताते हैं, केन ने कहा। वह भी बिल्कुल यही करना चाहता है। रूई को ताने सुनने की जहमत तक नहीं उठानी पड़ी। फॉर्म भरने और जरूरी हस्ताक्षर करने के बाद काम खत्म होते ही वह तुरंत प्रशिक्षु पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। फिर मिलेंगे, उसने चिल्लाकर कहा। जैसे जैसे उसके दोस्तों की आकृति दूर होती गई, वो छोटा होता चला गया। ये देखकर केन उठ खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेने लगा। अच्छा, मुझे भी शायद अभ्यास करना चाहिए। मैं उसे इतनी आसानी से उससे आगे नहीं निकलने दे सकता। पब फ्यूचर एड्स। फेई ने केन की बात से सहमति जताई, जैसा कि वह शायद ही कभी करती थी। ये शर्मनाक होगा अगर प्रवेश परीक्षा में जिस छोटे कद के लड़के को मैंने हराया था, वह सिर्फ 1 साल में मुझसे आगे निकल जाए। ये कहकर वे दोनों डेलन और मिलियाना को अलविदा कहने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही रूई ने अप्रेंटिस लाइब्रेरी में प्रवेश किया, वह इतना उत्साहित हो गया कि उसे घबराहट होने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा पूरे साल अपनी जेब खर्च की बचत करने के बाद किसी विशाल खिलौने की दुकान में प्रवेश करता है। उसे कौन सी तकनीकें सीखनी चाहिए, उसे अपनी मार्शल आर्ट को किस दिशा में विकसित करना चाहिए। इतने सारे विकल्प थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। बुनियादी तकनीकें न केवल गुणवत्ता में सीमित थीं, बल्कि विविधता में भी सीमित थीं। उच्च स्तरीय तकनीकों में कहीं अधिक विविध प्रकार की तकनीकें शामिल थीं जो विभिन्न यांत्रिकी और सिद्धांतों पर आधारित थीं। इससे पहले कि रूई कुछ कर पाता, उसने पहले खुद को शांत किया, गहरी सांसें ली और छोड़ी, और अपना संयम वापस पाया। बहुत ज्यादा उत्साहित होकर अपने मार्शल क्रेडिट्स को खर्च करने के बारे में मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने का कोई मतलब नहीं था। ये क्रेडिट्स उसने बड़ी मेहनत से कमाए थे। उसे इन्हें समझदारी से खर्च करना था। सबसे पहले वो यहाँ किस लिए आया था? अपनी मार्शल आर्ट को विकसित और विस्तारित करने के लिए। वह ऐसा किस प्रकार से चाहता था? उसकी मार्शल आर्ट के विकास पथ में क्या बाधाएं थीं? यह मामला थोड़ा अधिक जटिल और सूक्ष्म था। पहली बात तो ये थी कि वह एक सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी थे। इसका मतलब ये था कि वह किसी एक क्षेत्र में अपनी मार्शल आर्ट को अत्यधिक विकसित नहीं होने दे सकते थे। इस समय एक और बाधा ये होगी कि उनकी मार्शल आर्ट में मौजूद कमियों को दूर किया जाए और जो पहले से ही अच्छी तरह से भरी हुई है उसे भरने से बचा जाए। उनकी मार्शल आर्ट की सापेक्षिक खूबियां और कमियां क्या थीं? मेरे हमले में अभी भी सामान्य घातकता की कमी है। रूई ने तुरंत अनुमान लगाया। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अपने आखिरी प्रशिक्षण सत्र में उसने फ्लोइंग कैनन और मिराज डाइव, जो क्रमशः स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग अटैक मूव हैं, से अपने आक्रमण कौशल को मजबूत करने की कोशिश की थी। हालांकि इन दोनों तकनीकों में लचीलेपन की कमी थी। इनका उपयोग रूई द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ही परिस्थितियों में किया जा सकता था। फ्लोइंग कैनन एक ऐसी तकनीक थी जिसमें गति प्राप्त करने के लिए दौड़ना आवश्यक था। ये रूई की उम्मीदों से कहीं अधिक सीमित साबित हुआ। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करने के लिए हर बार आगे पीछे दौड़ना संभव नहीं था। अधिकांश समय वह वाइटल प्रेशर का उपयोग करने तक ही सीमित था। यह एक ऐसी तकनीक प्रणाली है जो हाथ की मुद्रा, स्थान और प्रभाव के कोण को अनुकूलित करके प्रत्येक प्रहार के साथ सबसे प्रभावी तरीके से महत्वपूर्ण अंगों को लक्षित करती है। हालांकि ये किसी भी तरह से जानलेवा हमला नहीं था। इससे केवल इतना हुआ कि उसके हमलों से सामान्य से अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता मिल गई। ये काफी नहीं था, इसलिए रूई ने अपने आक्रमण को समग्र स्तर पर मौलिक रूप से सुधारने का फैसला किया। और क्या, मेरी युद्ध क्षमता का एक और कमजोर पहलू युद्ध की गति है, रूई ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसने समानांतर चाल और संतुलन दिशा जैसी पैतरेबाजी तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन इनसे केवल उसकी चलने की गति ही बढ़ी, जिससे वह अपने प्रतिद्वंद्वी से दूरी को आसानी से बढ़ा या घटा सकता था और गुरिल्ला युद्ध नीति को बखूबी अंजाम दे सकता था। लेकिन उसकी युद्ध गति अभी भी बहुत धीमी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही युद्ध गति को सूची में जोड़ दिया। ये दो सबसे बड़ी खामियां थीं जो उनकी मार्शल आर्ट में साफ तौर पर दिखाई देती थीं। बाकी सब में कोई बड़ी कमी नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी रक्षात्मक तकनीकें बहुत पुरानी नहीं थीं। हालांकि इसका कुछ कारण ये भी था कि उसने जिन रक्षात्मक तकनीकों में महारत हासिल की थी, जैसे कि अक्यूट एज और इलास्टिक शिफ्ट, वे तकनीकों के समय और स्थान पर निर्भर थीं। रूई का समय और स्थान जितना बेहतर होता, ये तकनीकें उतनी ही अधिक प्रभावी होती। वॉइड एल्गोरिदम को ऐसी तकनीकें बहुत पसंद थीं, क्योंकि इससे रूई को विशिष्ट विरोधियों के खिलाफ अनुकूलित इन तकनीकों के लिए लगभग सर्वोत्तम समय और स्थान का पता चलता था। यही कारण था कि रूई को इसमें कोई खास कमी महसूस नहीं हुई। फिर भी किसी तकनीक से अपनी रक्षा को मजबूत करना निश्चित रूप से मददगार होगा, रूई ने सोचा। रक्षा ही उसकी जान बचाती थी।
वह इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। मुझे कोई और गंभीर कमी नजर नहीं आती। रूई ने अपना सिर खुजाया। उसकी मार्शल आर्ट और सभी गुण असंतोषजनक नहीं थे। देखते हैं। उसने कंधे उचका दिए। मार्शल आर्ट के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को निपटाने के बाद वह बचे हुए मार्शल क्रेडिट का क्या करेगा, ये बाद में तय कर सकता था। वह ऐसे अचूक दांव खेल सकता था जिनसे वह अपने विरोधियों को पल भर में परास्त कर सके, या फिर वह ऐसी रहस्यमयी तकनीकें अपना सकता था जिनका मुकाबला करना मुश्किल हो, जिससे वह और भी खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बन जाए। या फिर वह सतर्क रहते हुए ऐसी तकनीक अपना सकता था जिससे युद्ध में उसके जीवित रहने और गंभीर नुकसान से बचने की संभावना बढ़ जाए। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार ये तय करने के बाद कि वह वास्तव में क्या खोज रहा था, उसने अप्रेंटिस लाइब्रेरी के अपराध अनुभाग में गोता लगा दिया। सच तो यह है कि उसे अपनी मार्शल आर्ट के लिए ऐसी आदर्श तकनीक खोजने में ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं थी जो उसके द्वारा निर्धारित मानदंडों पर खरी उतरे। उसने पहले ही एक तकनीक पर अपनी नजरें जमा रखी थी। बाहरी अभिसरण। यह तकनीक फेई की मार्शल आर्ट की प्रमुख तकनीकों में से एक थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उपयोगकर्ता को शरीर की सभी मांसपेशियों की शक्ति से प्रहार करने की अनुमति देती थी। सामान्यतः ये केवल कुछ ही स्थितियों में संभव था, लेकिन आउटर कन्वर्जेंस ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया और इसे सार्वभौमिक बना दिया। यह तकनीक योगात्मक टॉर्क के सिद्धांत पर आधारित थी। एक सामान्य बंदूक से चलाई गई गोली ध्वनि की गति के लगभग बराबर गति से चलती है। लेकिन क्या होगा यदि बंदूक चलाने वाला व्यक्ति एक बस में बैठा हो जो ध्वनि की गति से चल रही हो? तो बाहर खड़े किसी व्यक्ति के लिए गोली की गति और बस की गति का योग होगी। गोली की कुल गति ध्वनि की गति से दोगुनी होगी। लेकिन अगर बस खुद ध्वनि की गति से चल रहे विमान के ऊपर खड़ी हो तो क्या होगा? इसी तर्क के आधार पर गोली की कुल गति ध्वनि की गति से 3 गुना होगी। गोली को बस और विमान की संयुक्त गति से बल मिलेगा। आउटर कन्वर्जेंस एक ऐसी तकनीक थी जो गति और शक्ति दोनों को समान रूप से बढ़ाती थी, और यह बुलेट के उदाहरण के समान कार्य करती थी। इस मामले में मुट्ठी गोली थी और विभिन्न मांसपेशी समूह बस और विमान के समान थे। इस तरह से गति करने से कि प्रत्येक मांसपेशी समूह द्वारा उत्पन्न बल और त्वरण स्पष्ट रूप से जुड़कर प्रहार में परिवर्तित हो जाएं, ये सुनिश्चित हो गया कि प्रहार की शक्ति पूरे शरीर के कुछ ही मांसपेशी समूहों से प्रहार करने की तुलना में कहीं अधिक थी। प्रवेश परीक्षा के दौरान फे ने इस तकनीक में आंशिक रूप से महारत हासिल कर ली थी, और अकादमी में प्रवेश करने के बाद उसने इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर ली, जिससे उसकी शक्ति और गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह एक ऐसी तकनीक थी जिससे एक तीर से 2 निशाने साधे जा सकते थे, यानी उनकी 2 सबसे बड़ी कमियों को दूर किया जा सकता था। कीमत पर नजर पड़ते ही वह चौंक गया। 400 मार्शल क्रेडिट। उफ। सौभाग्यवश ये तकनीक वाकई में शक्तिशाली थी और उसे अपनी मार्शल आर्ट की मूलभूत शक्ति को बढ़ाने के लिए इस तकनीक की वास्तव में आवश्यकता थी। इसलिए उसने इस मामले में अपनी झिझक को एक तरफ रख दिया। उसके पास 753 मार्शल क्रेडिट भी बचे थे। वह प्रशिक्षु पुस्तकालय के रक्षा अनुभाग की ओर चला गया और अलमारियों में रखी तकनीक संबंधी पुस्तकों पर सरसरी नजर डालने लगा। लोचदार फैलाव, अक्यूट एज और इलास्टिक शिफ्ट दोनों का उत्तराधिकारी। इसमें मांसपेशियों को शिथिल करने वाली तकनीकें जोड़ी गईं, जिससे टक्करें और भी लचीली हो गईं और उपयोगकर्ता को होने वाली क्षति में काफी कमी आई। यह प्रभावी रूप से उपयोगकर्ता को एक उछलती हुई गेंद बना देता है, जिसे कुंद बल से नुकसान पहुंचाना मुश्किल होता है। रूई ने सोचा, यह एक अच्छा विकल्प था, और साथ ही पहले से सीखी हुई तकनीकों के उत्तराधिकारी के रूप में वह समान कठिनाई वाली अन्य तकनीकों की तुलना में इसे बहुत जल्दी सीख पाएगा। लेकिन कीमत रूई के लिए सौदे को रद्द करने का कारण बन गई। 420 मार्शल क्रेडिट। वह चौंक गया। अभी के लिए मैं ठीक हूं। वह अपनी रक्षा के लिए कुछ अधिक ही प्रयास करने का इरादा नहीं रखता था। उसने चारों ओर नजर घुमाए और रुचि से सबसे नजदीकी तकनीकों को देखा। एडमेंटियम फ्लेक्स। सिद्धांत रूप में ये लोचदार फैलाव के बिल्कुल विपरीत था। इसका उद्देश्य मांसपेशियों में रक्त प्रवाह में अचानक आए तीव्र खिंचाव के द्वारा उपयोगकर्ता को क्षण भर के लिए प्रतिद्वंद्वी के हमले से अधिक शक्तिशाली बनाना था, जिससे उपयोगकर्ता के बजाय हमलावर को नुकसान पहुंचे। यह प्रभावी रूप से एक स्टील की दीवार पर मुक्का मारने जैसा था। चाहे आप कितनी भी जोर से मारें, आपकी मुट्ठी हमेशा स्टील की दीवार से पहले टूट जाएगी, हर बार। फिर भी यह एक अत्यंत उच्च श्रेणी की तकनीक थी जिसमें अत्यधिक दक्षता और लचीलापन था। इसका अर्थ ये था कि यह अनुपाततः अत्यंत महंगी थी। वह कुछ निम्न श्रेणी की तकनीकों की ओर बढ़े जो अपनी प्रभावशीलता में बहुत कम अतिरंजित थीं और निम्न स्तर की भी थीं। एक्सेस किला।
यह एक ऐसी तकनीक थी जो उपयोगकर्ता को हमलों से बचाव करने में अधिक प्रभावी ढंग से सक्षम बनाती थी, ये सुनिश्चित करके कि प्रभाव हड्डी के एक सिरे से समानांतर रूप से दूसरे सिरे तक जाए। अगर बल हड्डी के मध्य बिंदु पर बाहर से लगाया जाए तो हड्डी को नुकसान पहुंचाना और तोड़ना बहुत आसान होता है, जबकि अगर बल हड्डी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसके आर पार लगाया जाए तो हड्डी को नुकसान पहुंचाना और तोड़ना कई गुना अधिक कठिन होता है। रूई को वह शोध याद आया जिसमें बताया गया था कि हड्डियों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखने पर वे मध्य बिंदु की तुलना में 16 गुना अधिक टिकाऊ हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तथ्य को इस तरह से लागू किया जा सकता है। रैगिंग रिफोर्ज, यह एक ऐसी तकनीक थी जो शरीर की समग्र कंडीशनिंग पर केंद्रित थी। इसमें त्वचा और मांस की उपकला ऊतकों की कठोरता के साथ साथ कंकाल और मांसपेशी प्रणालियों की मजबूती को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से दोहराए जाने वाले सूक्ष्म क्षति और उपचार प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता था। चेन क्लैश, यह तकनीक कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से जोड़ों को मजबूत बनाने की एक विधि थी। जोड़ हड्डियों जितने ही महत्वपूर्ण होते हैं, संघर्षों में जोड़ों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। जिनके जोड़ मजबूत होते हैं उन्हें कम नुकसान होता है, जिससे अंततः उनकी सहनशक्ति में काफी वृद्धि होती है। रूई इन तकनीकों से काफी प्रभावित हुआ। ये सरल और प्रभावी थीं और इनसे काम हो जाता था। वह उनकी कुछ तकनीकों की रचनात्मकता से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मानव शरीर और प्रकृति के सरल जैविक और भौतिक तथ्यों को सार्थक परिणामों तक पहुंचाने के लिए कुशलतापूर्वक प्रयोग किया था। रूई इन तथ्यों और घटनाओं से भलीभांति परिचित होने के बावजूद इनमें से कई तकनीकों पर कभी विचार भी नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि यह उनकी कमजोर कल्पना या रचनात्मकता के कारण था, बल्कि इनमें से कई तकनीकें सामान्य मनुष्यों के लिए पूरी तरह से असंभव होती। मार्शल पथ की खोज से प्राप्त संज्ञानात्मक क्षमताओं में वृद्धि के कारण ही मार्शल प्रशिक्षुओं को ऐसी शक्तिशाली तकनीकों में महारत हासिल करने का अवसर मिला। उन्होंने अभी तक कोई तकनीक नहीं चुनी थी, वे इन तकनीकों द्वारा प्रदर्शित रचनात्मकता में बहुत अधिक मग्न हो गए थे। उसे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी तकनीक चुने। वह रक्षात्मक रणनीति पर पूरा जोर नहीं लगाना चाहता था और कोई अतिरंजित तकनीक भी नहीं अपनाना चाहता था, क्योंकि उसकी रक्षा पंक्ति पहले से ही काफी मजबूत थी। उसने उस अनुभाग को थोड़ा और सरसरी तौर पर पढ़ा, तभी उसकी नज़र किसी दिलचस्प चीज पर पड़ी। आंतरिक विचलन, यह एक रक्षात्मक तकनीक थी जिसमें प्रहार के प्रभाव को पूरे शरीर में फैला दिया जाता था। इसके लिए प्रहार के क्षेत्र को शरीर के केंद्र के जितना संभव हो सके उतना करीब रखा जाता था। प्रहार के प्रभाव को केवल प्रहार क्षेत्र तक सीमित न रखकर पूरे शरीर में फैलाने से प्रभाव कम हो जाता था और कोई नुकसान नहीं होता था। ये कुछ वैसा ही था जैसे किसी पिरामिड के शीर्ष पर रखा गया भार पिरामिड के प्रत्येक ब्लॉक द्वारा वहन किया जाता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में भार को समान रूप से वितरित करने से शरीर के किसी एक हिस्से पर भार पड़ने की तुलना में इसे सहन करना आसान हो जाता है। यह तकनीक बेहद उच्च कोटि की थी, लेकिन किसी कारणवश इसकी कीमत बहुत अधिक नहीं थी, केवल 200 मार्शल क्रेडिट ही रखी गई थी। जैसे ही रूई ने उस पांडुलिपि को सरसरी तौर पर पढ़ा, उसे तुरंत इसका कारण समझ आ गया। इसमें महारत हासिल करने की कठिनाई का स्तर अनुपातहीन रूप से उच्च है। किसी तकनीक में महारत हासिल करना और उसे क्रियान्वित करना जितना कठिन होता था, उसका मूल्य उतना ही कम होता था। महारत हासिल करने की अलग अलग कठिनाइयों वाली 2 उच्च श्रेणी की तकनीकों का मूल्य भी अलग अलग था। ये पता चला कि आंतरिक अभिसरण इतनी जटिल तकनीक थी कि इसके प्रयोग की प्रभावशीलता पूरी तरह से उपयोगकर्ता के समय और विवेक पर निर्भर थी। इसकी प्रभावशीलता अन्वेषण तकनीकों से भी बदतर हो सकती थी। इसमें अन्य अधिकांश तकनीकों की तुलना में असाधारण विवेक, समय और स्थान निर्धारण की आवश्यकता होती थी। यदि सही समय पर किया जाए तो यह अपनी क्षमता से कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन यदि गलत समय पर किया जाए तो सबसे खराब स्थिति में ये किसी की जान भी ले सकता है। इस तकनीक ने विशेष रूप से पाठक को मानसिक क्षमताओं की उच्च आवश्यकताओं के बारे में चेतावनी दी और पाठक को सलाह दी कि यदि पाठक की मानसिक क्षमताएं औसत से काफी ऊपर नहीं हैं तो वह इस तकनीक को न खरीदे। रूई की आंखों में चमक आ गई जब उसके पेट से अनियंत्रित हंसी उबलने लगी। खुद को रोकने के लिए उसे असाधारण शक्ति लगानी पड़ी, लेकिन वह पुस्तकालय में मौजूद अन्य मार्शल आर्टिस्टों और कर्मचारियों के सामने अजीब नहीं दिखना चाहता था। औसत से ऊपर की मानसिक क्षमता, यही रूई की एकमात्र खासियत थी। उसने बिना किसी झिझक के अपना हाथ उस स्क्रॉल पर रख दिया। आक्रमण और युद्ध की गति के लिए बाहरी अभिसरण, रक्षा के लिए आंतरिक विचलन, अभिसरण और अपसरण की शक्ति से मैं स्वयं को अगले स्तर तक ले जाऊंगा। रूई ने मन ही मन सोचा। उसके पास अभी भी कुल 553 मार्शल क्रेडिट बचे थे।
वह अपने मार्शल आर्ट की सामान्य क्षमता को आक्रमण, रक्षा, पैंतरेबाजी और सहायक उपायों से आगे बढ़ाना चाहता था। पिछले 10 दिनों ने उसे यह सिखाया था कि मिशन केवल आमने सामने की लड़ाई से कहीं अधिक होते हैं। मिशन कोई आधिकारिक द्वंद्व युद्ध नहीं होते जहां केवल युद्ध कौशल ही मायने रखता हो। वास्तव में उससे यह एहसास हो गया था कि मिशन को अधिक कुशलता से पूरा करने के लिए केवल प्रत्यक्ष युद्ध कौशल ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह उसकी आधी क्षमता होती है। उसके पास अतिरिक्त उपयोगी कौशल होने चाहिए जो उसे मैदान में मदद करेंगे। ये कौशल न केवल सफलता की संभावना बढ़ाएंगे, बल्कि उसकी जान भी बचा सकते हैं। यही एक कारण था कि वह रक्षा पंक्ति पर इतना पैसा खर्च करने से हिचकिचा रहा था। उसकी रक्षा पंक्ति इतनी कमजोर नहीं थी कि उसे इतना पैसा खर्च करना पड़े। वह प्रशिक्षु पुस्तकालय के विविध अनुभाग की ओर चला गया और वहां दी गई तकनीकों पर सरसरी नजर डालने लगा। वाह! रूई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये खंड आगे कई उपखंडों में विभाजित था। चुपके, ग्रहणशील, पर्यावरण केंद्रित, पशु केंद्रित, श्रम केंद्रित, हथियार निपुणता, अल्पविराम, पब फ्यूचर एड्स और कई अन्य विशिष्ट क्षेत्र। ये उपभाग इतने छोटे थे कि आक्रमण, रक्षा या पैंतरेबाजी जैसे अपने स्वयं के प्रमुख अनुभाग नहीं बना सके, लेकिन इतने बड़े भी थे कि उन्हें किसी न किसी रूप में वर्गीकृत न किया जा सके। रूई को संवेदी उप अनुभाग में तुरंत रुचि हो गई। इस उप अनुभाग में व्यापक रूप से ऐसी तकनीकें शामिल थीं जो किसी न किसी रूप में उपयोगकर्ता को पर्यावरण और परिवेश या विशिष्ट घटनाओं या लक्ष्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने या समझने में सक्षम बनाती थीं। सर्वदृष्टि वाली आंख। इस तकनीक में मार्शल पथ के संज्ञानात्मक लाभों का उपयोग करते हुए पांचों इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे सभी इंद्रियों की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होती थी। इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता सामान्य मानवीय सीमा से कहीं अधिक विस्तृत दायरे में सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता था और उस दायरे में मौजूद हर चीज का विस्तृत त्रि-आयामी मॉडल बना सकता था। इसके अलावा यह एक निष्क्रिय अवस्था नहीं बल्कि एक तकनीक थी, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता आवश्यकता न होने पर इसे निष्क्रिय कर सकता था। ये पूरे वर्ग में सबसे उन्नत तकनीक थी, जिसकी कीमत पूरे 400 मार्शल क्रेडिट थी। इस तकनीक से ये लगभग सुनिश्चित हो जाता था कि उपयोगकर्ता के एक निश्चित दायरे में होने वाले सभी गुप्त अभियान बिना पकड़े नहीं रह पाएंगे। ये हर परिस्थिति में उपयोगी साबित हुआ। रूई को इस तकनीक को खरीदने का बहुत मन हुआ, लेकिन उसे इतनी महंगी चीज की जरूरत नहीं थी। इस तकनीक की असाधारण क्षमता उन मार्शल आर्टिस्टों के लिए थी जो नियमित रूप से बेहद खतरनाक वातावरण और तत्काल जोखिम से भरी स्थितियों में प्रदर्शन करते थे। रूई निश्चित रूप से एक संवेदी तकनीक खरीदना चाहता था, लेकिन वह कुछ ऐसा खरीदना चाहता था जो थोड़ा कम खर्चीला हो और फिर भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। छठी इंद्रिय। एक ऐसी तकनीक जो उपयोगकर्ता की खतरे के मूल्यांकन की सहज प्रवृत्ति को प्रशिक्षित करती है, जिससे वे अवचेतन रूप से एक निश्चित सीमा के भीतर खतरनाक घटनाओं का पता लगा सकते हैं। ये भी काफी उच्च श्रेणी की तकनीक थी, लेकिन कीमत के लिहाज से थोड़ी अधिक प्रबंधनीय थी। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक और तकनीक पर पड़ी। भूकंपीय मानचित्रण। यह एक व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रणाली थी, न कि कोई तकनीक। इसमें मार्शल अकादमी की उच्च विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता को प्रशिक्षण सत्रों की एक श्रृंखला से गुजारा जाता था, जिससे उपयोगकर्ता सामान्य स्थलाकृति के साथ साथ जमीन के संपर्क में आने वाली गतिशील वस्तुओं का मानचित्रण कर सके। यह उपयोगकर्ता को जमीन में कंपन का पता लगाने के लिए पर्याप्त रूप से संवेदनशील बनाकर किया जाता था। जमीन की अलग अलग स्थलाकृति और भौतिक गुणों के परिणामस्वरूप अलग अलग सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होंगे, जिससे उपयोगकर्ता अपने आसपास के वातावरण का विश्वसनीय रूप से पता लगा सकेगा। रूई ने आह भरी। अगर उसे अपने पहले मिशन के दौरान ये तकनीक पता होती, तो शायद बेला जिंदा होती। वह लोमाइनर्स द्वारा जुटाए जा रहे गिरोहों का पता लगा लेता, साथ ही उस तेज दौड़ने वाले मार्शल आर्टिस्ट को भी पहचान लेता जिसे बेला से अलग करने के लिए भेजा गया था। अफसोस की बात है कि मिशन से पहले उनके लिए उस तकनीक को हासिल करना असंभव था। लेकिन अब यह मेरे पास है। उसने स्क्रॉल को कसकर पकड़ते हुए सोचा। बाह्य अभिसरण और आंतरिक अपसरण ने उनकी मार्शल आर्ट के विशुद्ध युद्ध उन्मुख पहलुओं को संभाला। भूकंपीय मानचित्रण ने मिशन समाधान में उनकी दक्षता को बढ़ाया। उसके पास 353 मार्शल क्रेडिट बचे थे। वह उन सभी को एक और तकनीक पर खर्च करना चाहता था ताकि उसे कुछ ऐसा मिल सके जिससे उसे सर्वांगीण लाभ हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में आगे क्या करे। ऐसी स्थिति इतनी अस्पष्ट थी कि वह अपनी खोज को सीमित नहीं कर पा रहा था। उन्होंने पर्यावरण संबंधी तकनीकों को खारिज करते हुए अपनी बात शुरू की, क्योंकि यह बहुत ही विशिष्ट था। श्रम केंद्रित तकनीकों को भी तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया गया।
पशु केंद्रित तकनीकें दिलचस्प थीं, लेकिन उनका इरादा अभी शिकार से संबंधित मिशनों में गहराई से उतरने का नहीं था। वे गूढ़ क्षेत्रों और अनुप्रयोगों में विस्तार करने से पहले कुछ अधिक मूलभूत चीजें सीखना चाहते थे। हथियारों पर महारत हासिल करना निश्चित रूप से दिलचस्प था, लेकिन उसे लगता था कि यह बहुत अधिक मेहनत का काम है। एक हथियार में भी महारत हासिल करना आसान नहीं था, और आमतौर पर इसके लिए कई वर्षों के कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। उन्हें हथियारों में कोई खास दिलचस्पी या आकर्षण नहीं था। वे हाथ से हाथ की लड़ाई के कट्टर समर्थक थे। हालांकि हथियारों से निपटना एक ऐसी चीज थी जो उन्हें अंततः करनी ही थी। हथियार चलाने वालों से निपटने के लिए वॉइड एल्गोरिदम को अपग्रेड करना मार्शल आर्ट की दुनिया के लिए वॉइड एल्गोरिदम को अनुकूलित करने की लंबी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। उसने हाथ में पकड़ने वाले हथियार भी ज्यादा नहीं देखे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था। शायद उसे मौका मिलने पर अपने किसी सहायक प्रशिक्षक से इस बारे में पूछ लेना चाहिए। अब बचा है। उसने उस आखिरी हिस्से पर नजर डाली जिसे उसने अभी तक छुआ नहीं था। चुपके से गुप्त तकनीकों का उपयोग मुख्य रूप से गुप्त अभियानों के लिए किया जाता था, लेकिन कुछ हद तक गुप्त रहने की क्षमता शायद सामान्य रूप से उपयोगी थी। अगर मुझमें छुपने की क्षमता होती तो शायद मैं बेला को सुरक्षित स्थान पर छिपा पाता, उसने सोचा। लेकिन फिर ऐसा करना उसके लिए असंभव था। उसे यह नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा, इसलिए उसने उप अनुभाग पर सरसरी नजर डाली। लेकिन जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। शून्य चरण। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें लक्ष्य की चेतना से पूरी तरह बचने के लिए अत्यधिक भ्रामक मार्गदर्शन का प्रयोग किया जाता था, जिससे सभी प्रकार की निगरानी और बोध को दरकिनार किया जा सके। महारत के उच्चतम स्तर पर एक उपयोगकर्ता मार्शल प्रशिक्षुओं से भरे कमरे में प्रभावी ढंग से घूम सकता था और किसी की नजर में भी नहीं आता था। 660 मार्शल क्रेडिट। कठिनाई स्तर 10वां। क्या रूई दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मार्शल आर्ट की तकनीकों से ऐसे अविश्वसनीय कारनामे संभव हैं। ये सचमुच उसकी सोच से परे था। उसने कुछ और तकनीकों पर नजर डाली और उनकी क्षमता का आकलन किया। ब्लैंक मेल्ट। प्रकाश की भ्रामक दिशा का उपयोग करते हुए प्रेक्षकों की परिधीय दृष्टि से बाहर यात्रा करके पकड़े जाने से बचें। मृत कदम। हवा में ध्वनि तरंगों को निष्क्रिय करने वाली समन्वित श्वास तकनीक के माध्यम से हवा को नियंत्रित करके हवा में शोर के उत्पादन से बचें। तुम मजाक कर रहे हो। अगर कोई रूई से कहता कि उसे ट्रोल किया जा रहा है तो उसे आश्चर्य नहीं होता। ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन अफसोस ऐसा ही था। रूई ने अपने अविश्वास को एक तरफ रख दिया और उन्हें सरसरी तौर पर पढ़ा। यदि पिछले भाग ने उसे आकर्षित किया था तो गुप्त तकनीकों को पढ़ते समय उसके मन में जो आकर्षण जागा, उसके सामने वह कुछ भी नहीं था। उसने अपनी अंतिम तकनीक के लिए उनमें से एक को चुनने का फैसला पहले ही कर लिया था, बस उसे यह पूरी तरह से पता नहीं था कि उसे कौन सी तकनीक चुननी है। इस उपखंड में वॉइड सटेप सबसे उच्च श्रेणी की तकनीक थी और यह इसकी महारत हासिल करने की अत्यधिक कठिनाई के बावजूद था। रूई का मानना था कि यह तकनीक जरूरत से ज्यादा उन्नत या महंगी नहीं थी। तकनीक के सारांश में वर्णित क्षमताएं पूरी तरह से बेतुकी थीं। रूई लगभग इस बात से खुश था कि इस तकनीक में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल था। अगर हर प्रशिक्षु ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली होती तो वह घर से बाहर निकलने से भी डरता। फिर भी उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि इनमें से कौन सा खरीदना है। जैसे ही उसने पन्ने पलटने शुरू किए, एक खास तकनीक ने उसका ध्यान खींचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। पलक झपकाना। यह एक अपेक्षाकृत सरल तकनीक थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उपयोगकर्ता को प्रेक्षक की पलक झपकने की अवस्था में भी कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित करती थी, जिससे उनकी दृष्टि को आंशिक रूप से भेदा जा सकता था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसका उपयोग सामान्य प्रेक्षकों को भेदने के लिए किया जा सकता था और युद्ध में भी इसका कुछ उपयोग था, जिससे प्रेक्षकों को पलक झपकने की अवस्था में हमले शुरू करके आश्चर्यचकित किया जा सकता था। ये शिकार और आक्रमण श्रेणी के मिशनों सहित लगभग सभी क्षेत्रों और मिशनों में उपयोगी थी। यह एक बेहद सरल तकनीक थी जो सही समय पर इस्तेमाल करने और उपयोगकर्ता द्वारा इसके लाभ उठाने के तरीके के आधार पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साबित हो सकती थी। यह तकनीक वॉइड एल्गोरिदम के साथ अच्छी तरह से मेल खाती थी। इसके अलावा इसकी कीमत 320 मार्शल क्रेडिट थी, जो कि उच्चतम श्रेणी की तकनीकों के विपरीत उसके बजट के भीतर थी। और इसी के साथ उनकी खरीदारी का सिलसिला खत्म हो गया। 4 तकनीकें, शक्ति और गति के लिए आउटर कन्वर्जेंस, रक्षा के लिए इनर डाइवर्जेंस, संवेदी क्षमताओं के लिए सिस्मिक मैपिंग और गुप्तता के लिए ब्लिंक। रूई अपने विकल्पों से संतुष्ट था। उसने केवल 4 तकनीकों का ही चुनाव किया था, मात्रा की तुलना में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी थी।
एक बार जब उसने इन चारों तकनीकों में महारत हासिल कर ली तो उसे विश्वास था कि वह उच्च श्रेणी की तकनीकों में भी अपनी जगह बना पाएगा। शायद छठे और उससे ऊपर के स्तर पर अकेले मिशन पूरा करना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन पांचवें और उससे नीचे के स्तर पर यह पूरी तरह से उचित होगा। क्या तुमने अपने फैसले ले लिए? एक आवाज ने उसे पुकारा जिससे वह अपनी तल्लीनता से बाहर आ गया। यह तो बहुत जल्दी हो गया। रूई को उसे पहचानने के लिए पीछे मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। केन, क्या हालचाल है? ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसने कहा। मैं अपनी चाल ढाल में निपुणता लाने के लिए कुछ तकनीकें सीखना चाहता हूं। वह रुका, फिर चारों ओर देखने लगा। लेकिन फिर भी तुम छुपकर काम करने की तकनीक सीख रहे हो, है ना? यह थोड़ा अप्रत्याशित है। मुझे लगा था कि तुम्हें गुप्त गतिविधियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। खास तौर पर नहीं, रूई ने स्वीकार किया। लेकिन मुझे अब एहसास हुआ है कि कुछ हद तक गुप्त क्षमता की आवश्यकता है। क्या आपने अपने फैसले ले लिए हैं? अभी नहीं, केन ने कहा। मैं अभी अभी आया हूं। मुझे लगता है कि इस बार मैं 2 तकनीकें चुनूंगा। ये शब्द सुनकर रूई थोड़ा सहम गया। मेरे दोस्त, इन्हें जल्दी सीख लो, वरना प्रशिक्षण पूरा होने पर मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, उसने चुनौती भरे लहजे में मजाकिया अंदाज में कहा। अरे, इतनी जल्दी मत सोचो, केन मुस्कुराया। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा। रूई प्रशिक्षु पुस्तकालय से निकल गया और केन को यह तय करने के लिए छोड़ दिया कि उसे कौन सी तकनीकें खरीदनी है। वह तुरंत प्रशिक्षण सत्र शुरू करना चाहता था। वह जिस पहले प्रशिक्षण केंद्र की ओर बढ़ा वह उस तकनीक के लिए निर्धारित प्रशिक्षण केंद्र था। प्रशिक्षक डायलिन। रूई ने प्रशिक्षु केंद्र के मुख्य प्रशिक्षक एक मार्शल स्क्वायर का अभिवादन किया। सामान्यतः प्रशिक्षु छात्रों को अनुभवी मार्शल स्क्वायर्स द्वारा मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाता था, जिनके पास उस क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता और अनुभव होता था जिसमें उन्हें नियुक्त किया जाता था। स्क्वायर कायरी युद्ध प्रशिक्षण के मुख्य प्रशिक्षक थे। स्क्वायर डायलिन को आक्रामक प्रहार का कार्यभार सौंपा गया था। उसने एक नज़र रूई पर डाली। इस इशारे मात्र से ही रूई थोड़ा मानसिक रूप से तनाव में आ गया। अरे बच्चे, आज यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार 1 महीने में 6 तकनीकें सीखने आए हो, उसने बेपरवाह मुस्कान के साथ चिढ़ाया। सिर्फ 4, रूई ने ईमानदारी से जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैंने अभी अभी ये तकनीक खरीदी है, रूई ने आउटर डाइवर्जेंस की तकनीक की पांडुलिपि लहराते हुए कहा। मैं तुरंत प्रशिक्षण शुरू करना चाहता था। अरे वो वाला, उसने कहा। अच्छी तकनीक है, मैंने स्क्वायर बनने के बाद भी मैदान में इसका हमेशा इस्तेमाल किया। ये शब्द सुनकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे ये क्या, मुझे लगा था कि मार्शल स्क्वायर्स के लिए प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें बहुत कमजोर होती हैं। उस आदमी ने जटिल भाव बनाए। हाँ और ना, असल में मुझे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। रूई की तीव्र निगाहें उसे भेद रही थीं, यह महसूस करते हुए वह थम गया। ठीक है, उसने झुंझलाहट भरी आह भरी। किसी तकनीक का दायरा उस तकनीक की शक्ति से संबंधित नहीं होता। यह तकनीक और मार्शल आर्टिस्ट के बीच की पूर्व आवश्यकताओं और अनुकूलता से संबंधित होता है। रूई ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। मार्शल स्क्वायर्स और मार्शल अप्रेंटिस के बीच एक बहुत ही गुणात्मक और मौलिक अंतर है। ये केवल ताकत, गति और सहनशक्ति का मामला नहीं है। उन्होंने समझाया, हमारे भौतिक शरीरों का मूल आधार ही अलग है। क्या? उस आदमी की बेतुकी बातों पर रूई ने बेहद उलझन भरा चेहरा बनाया। क्या वह सच में ऐसा कह रहा है? क्योंकि हम मूल रूप से भिन्न हैं, इसलिए हमारी तकनीकें यांत्रिक रूप से अलग तरह से काम करती हैं, उसने रूई की उलझन को अनदेखा करते हुए आगे कहा। शिष्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक हमारी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि यह हमारी शक्ति को संभालने के लिए नहीं बनी है। स्क्वायर स्तर की तकनीकें केवल मार्शल स्क्वायरों की शक्ति को संभालने वाली तकनीकें हैं और इनका उपयोग केवल मार्शल स्क्वायर ही कर सकते हैं। तो इन्हें सिर्फ मार्शल स्क्वायर की शक्ति के अनुकूल बनाया गया है। रूई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, और यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसने रूई की ओर तीखी नजर डालते हुए कहा, हमारे बीच का अंतर तुम्हारी कल्पना से परे है। लेकिन ये अंतर क्या है? आप सीधे प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें क्यों नहीं अपना सकते? उसने जोर देकर पूछा, लेकिन वो व्यक्ति उसे मुख्य बात नहीं बता रहा था। उसने बस अपना सिर हिलाया। बच्चे, मार्शल प्रशिक्षुओं को मार्शल स्क्वायर्स बनने का रास्ता न बताने के पीछे एक वजह है। और यह सिर्फ रहस्यमय और शानदार दिखने के लिए नहीं है। वह हंसा। अपने मार्शल पद को खोजने वाले हर नन्हे मुन्ने को ये रहस्य बताने से बचने के पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक कारण है। और ऐसा क्यों है?
हमने पाया है कि किसी मार्शल आर्ट के परिपक्व होने और मार्शल पद के गहन अध्ययन से पहले ही मार्शल स्क्वायर को सफलता का रहस्य बता देने से सफलता प्राप्त करने की संभावना कम हो जाती है। उन्होंने समझाया, बच्चे बहुत अपरिपक्व होते हैं, ये जानकारी उनमें से अधिकांश पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यही कारण है कि हम बच्चों को शराब पीने या यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं देते। आप इसके लिए तैयार नहीं होते, इसका आप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि इसे सामान्य मान लिया जाए तो ये बच्चों की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। क्या? रूही ने भौहें चढ़ा ली। बस इतना ही कहूंगा। उसने सिर हिलाया। अच्छा, तो कम से कम मुझे ये तो बताओ कि स्क्वायर बनने के बाद भी तुमने आउटर कन्वर्जेंस का इस्तेमाल कैसे जारी रखा? रूही ने पूछा। यह एक वाजिब सवाल था। अगर मार्शल स्क्वायर्स के लिए अप्रेंटिस स्तर की तकनीकें अपर्याप्त थीं, तो डायलन ने स्क्वायर रहते हुए अप्रेंटिस स्तर की तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया? अरे हाँ, प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों को प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से मार्शल स्क्वायर्स के अनुरूप विकसित और अनुकूलित किया जा सकता है। जैसे ही उपयोगकर्ता इसे अपने शरीर के अनुरूप पूरी तरह से विकसित कर लेता है, वह प्रशिक्षु स्तर का नहीं रहता बल्कि स्क्वायर स्तर का हो जाता है। उन्होंने कहा, मार्शल यूनियन के पास प्रशिक्षु स्तर की सभी तकनीकों के स्क्वायर स्तर के संस्करण उपलब्ध हैं, जिन्हें प्रक्रिया को तेज करने के लिए खरीदा जा सकता है। अच्छा, ऐसा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हो, है ना? उसने आह भरी। जो तुम्हें नहीं सीखना चाहिए, उसे सीखने की कोशिश करना छोड़ दो। इसके बजाय उस पर ध्यान दो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। रूही विचारों में इतना मग्न था कि वह वास्तव में ये भूल गया था कि वह मूल रूप से यहाँ क्यों आया था। ठीक है, रूही ने खुद को संभाला। मैं यहाँ आउटर कन्वर्जेंस तकनीक में महारत हासिल करने आया हूँ। उसने थोड़ा उदास चेहरा बनाते हुए कहा। इतने उदास मत दिखा। उसने हंसते हुए मुक्केबाजी की मुद्रा अपनाई। उसने सीधा मुक्का मारा। वार इतनी जोरदार और शक्तिशाली था कि हवा में तेजी से उछला और रूही से जोरदार टक्कर हुई, जिससे वह थोड़ा पीछे हट गया। रूही शक्ति के इस प्रदर्शन को देखकर हैरान रह गया और डायलन की ओर देखने लगा। वह आउटर कन्वर्जेंस का चरम अप्रेंटिस स्तर था। मैंने अपनी शक्ति को भी चरम अप्रेंटिस स्तर तक कम कर दिया ताकि आपको दिखा सकूं कि आप स्वयं अंततः क्या हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये कहकर रूही को अवाक कर दिया। शक्ति प्रदर्शन इतना अद्भुत था कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसकी तुलना में केवल एक ही चीज थी, वह था रहस्यमय नकाबपोश मार्शल अप्रेंटिस डाकू जिसने उसके साथी को बचाया और वहां से निकल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और ये। उनका चेहरा गंभीर हो गया, एकाग्रता गहरी हो गई और मांसपेशियां तन गईं। उन्होंने एक मुद्रा धारण की। बाहरी अभिसरण वह कर सकता है जो स्क्वायर स्तर पर। रूही ने सहज रूप से पीछे की ओर छलांग लगाते हुए अपने शरीर के हर बाल को खड़ा होते हुए महसूस किया। बैम! मात्र उस हरकत से ही एक भीषण झटका लगा, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था और उसे पीछे धकेल दिया। डायलन गायब हो गया। रूही को केवल उसकी शुरुआती और अंतिम स्थिति ही दिखाई दी। बीच की हर चीज रूही के लिए इतनी तेजी से घटी कि उसे समझ पाना असंभव था। देखा, उसने सांस छोड़ते हुए कहा। बाहरी अभिसरण एक अद्भुत तकनीक है। इसने कई बार मेरी जान बचाई है और मार्शल आर्ट की दुनिया में कई बार मेरे दुश्मनों को हराया है। तो उसने रूही की ओर देखा। क्या अब इसे सीखने के लिए उत्साह महसूस हो रहा है? रूही के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। चलिए तुरंत शुरू करते हैं, रूही ने दृढ़ भाव से कहा। यही तो जज्बा है, डायलन ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपने पूरा लेख पढ़ लिया है ना? रूही ने सिर हिलाया। मुझे ये बिल्कुल याद है। अच्छा, उसने रूही को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। तो अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है ना? रूही ने सिर हिलाया। बाह्य अभिसरण के लिए तैयार और अनुशंसित प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी रोचक था। पहले चरण में कुछ बुनियादी शारीरिक मुद्रा प्रशिक्षण शामिल था, जिसमें उपयोगकर्ता को एक साथ सभी मांसपेशी समूहों को शामिल करते हुए कई तरह की गतियों से गुजरना होता था। ये गहन गतिशील व्यायाम थे जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ता के मन को सूक्ष्म रूप से समन्वित मांसपेशी समूहों के विस्तार और संकुचन के लिए अभ्यस्त करना था। यह उन सभी मांसपेशी समूहों द्वारा उत्पन्न शक्ति को एकीकृत करने की दिशा में पहला कदम था, जो कि अंतिम लक्ष्य था। कुल मिलाकर 13 विस्तृत गतिशील अभ्यास थे। रूही ने बताया कि यह मानव शरीर में मौजूद व्यापक मांसपेशी समूहों की संख्या के बराबर था। प्रशिक्षण का दूसरा चरण उन उपकरणों के साथ अभ्यास करना था जो कुछ मांसपेशी समूहों की गति को सीमित करते थे। उपयोगकर्ता को उन मांसपेशी समूहों पर निर्भर रहना पड़ता था जिनका सामान्यतः अधिक उपयोग नहीं होता।
रूई ने तुरंत समझ लिया कि इसका उद्देश्य प्रत्येक मांसपेशी समूह से नियमित रूप से शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को मांसपेशी स्मृति का हिस्सा बनाना था। प्रत्येक मांसपेशी समूह को जितना अधिक कठोरता से व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया जाता था, उतना ही सहजता और समयबद्धता से उसका उपयोग किया जा सकता था। प्रशिक्षण का अंतिम चरण वास्तव में एक ऐसा सूट पहनना था जो शरीर की गति को अत्यधिक बाधित करता था। सूट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उपयोगकर्ता की शारीरिक शक्ति पर्याप्त न हो। इसके लिए उपयोगकर्ता की शारीरिक क्षमता को मापने हेतु भारोत्तोलन परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की गई और सूट को उसी के अनुसार तैयार किया गया। इसके बाद उपयोगकर्ता को पिछले प्रशिक्षण चरणों में प्राप्त लाभों का उपयोग करते हुए अपनी शारीरिक सीमा को पार करना था। रूई को तुरंत समझ आ गया कि इस प्रशिक्षण चरण का उद्देश्य उपयोगकर्ता को पिछले चरणों से प्राप्त लाभों को समेकित करने और उन्हें न केवल एक साथ बल्कि एकीकृत रूप से उपयोग करने के लिए मजबूर करना था। दूसरे चरण में प्राप्त मांसपेशी स्मृति का उपयोग करके प्रत्येक मांसपेशी समूह से अत्यधिक शक्ति प्राप्त करना और फिर पहले चरण से निर्मित समन्वयकारी मांसपेशी स्मृति का उपयोग करके इसे पूरे शरीर में रचनात्मक रूप से प्रवाहित करना था। उन्होंने अनुमान लगाया कि उपयोगकर्ता जितना अधिक इस कार्य को पूरा करने में सक्षम होगा, उतना ही वह बाह्य अभिसरण में महारत हासिल करने के करीब होगा। सूट पहने होने के बावजूद उपयोगकर्ता का सामान्य रूप से चलने फिरने में सक्षम होना इस बात का संकेत था कि बाह्य अभिसरण के सिद्धांत में महारत हासिल कर ली गई है। अंतिम चरण था इसे प्रहारों में लागू करने का अभ्यास करना, जिसे कठोर स्पैरिंग के माध्यम से हासिल किया जा सकता था। रूई को पूरी प्रशिक्षण प्रक्रिया से प्यार हो गया। एक शक्तिशाली तकनीक में महारत हासिल करने का यह एक बिल्कुल नया तरीका था। वह खुद को रोक नहीं पाया और अपना सारा समय केवल आउटर कन्वर्जेंस को समर्पित करना चाहता था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, डायलिन ने कहा। आपने कहा था कि आपने सभी वर्कआउट याद कर लिए हैं, तो पहले वाले से शुरू कीजिए। रूई ने तुरंत कुछ ट्रेनिंग वेट बैंड उठाए और उन्हें निर्धारित स्थान पर पहन लिया। फिर उसने अजीबोगरीब व्यायाम शुरू किए जो देखने में घुमावदार या सर्पिल स्क्वाट जैसे लग रहे थे। बाहर से देखने पर यह हास्यास्पद लग सकता था, लेकिन युद्ध खेलों के प्रशिक्षण में रूई के अनुभव ने उसे यह समझने में मदद की कि वह क्या कर रहा है। इस प्रशिक्षण पद्धति से उसका दिमाग 5 मांसपेशी समूहों को एक साथ और सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, ताकि वह अपने अंगों पर भारी वजन के भार के बावजूद इस व्यायाम को कर सके। यदि मांसपेशी समूह सहयोग और समन्वय नहीं करते, तो शरीर इस व्यायाम को करने में असमर्थ हो जाता। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यह अभ्यास बहुत कठिन और दर्दनाक था। इसने उसे उस समय की याद दिला दी जब उसने 1 साल से भी अधिक समय पहले शुरुआत की थी। उस विचार ने अपार अतीत की यादें ताज़ा कर दी। उस समय वह हजारों अन्य गुमनाम बच्चों में से एक गुमनाम बच्चा था, जिसने लाखों अन्य गुमनाम बच्चों के बीच प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और अब यहाँ उन्हें स्वयं एक मार्शल स्क्वायर द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा था। सचमुच ये देखना अविश्वसनीय था कि उसने कितनी तरक्की की थी। ध्यान केंद्रित करो, डायलिन ने चेतावनी दी। तुम्हारा तरीका सही नहीं है। जल्दी से ऊपर मत उठो और नीचे आते समय उछलो मत। ये चरण बेहद महत्वपूर्ण है। अगर तुमने इसे ठीक से नहीं किया, तो इस तकनीक में महारत हासिल करने का तुम्हारा मौका गया, नौजवान। रूई ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और हौंफते हुए अपनी मांसपेशियों में जलन महसूस की, क्योंकि वह ऊपर नीचे बैठ रहा था। जलन असहनीय थी, फिर भी बेहद संतोषजनक थी। एक ही समय में इतने विरोधाभासी भावों को महसूस करना एक अजीब अनुभव था। जल्द ही डायलिन ने उससे अन्य व्यायामों की ओर बढ़ने के लिए कहा। इनमें से प्रत्येक का ध्यान एक विशेष मांसपेशी समूह के अन्य मांसपेशी समूहों के साथ समन्वय पर केंद्रित था। पीठ की मांसपेशियों में शामिल लेटिसिमस डोर्सी, रोम्बोइड, ट्रेपेजियस टेरेस मांसपेशी और इरेक्टर स्पाइनी जैसी मांसपेशी समूह शरीर के अन्य मांसपेशी समूहों के साथ व्यक्तिगत रूप से समन्वित होते हैं। इन अभ्यासों में अक्सर रीढ़ की हड्डी को आगे पीछे मोड़ना या घुमाना शामिल होता है। साथ ही कुछ अन्य गतिविधियां भी होती हैं जो ऊपरी कंकाल प्रणाली पर दबाव डालती हैं। अगर मांसपेशियों का तालमेल सही न होता, तो पीठ की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता। यही कारण है कि पृथ्वी पर ऐसे व्यायामों से बचने की सलाह दी जाती थी और सुरक्षित व्यायामों को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन गया पर प्रशिक्षण के दौरान होने वाले नुकसान का अक्सर कोई खास महत्व नहीं होता था। इसी वजह से रूई ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अपना सके जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे दूसरों को भी सुझाएंगे, खुद तो कभी करेंगे ही नहीं। और इसके परिणाम वाकई सराहनीय थे। शरीर की प्रत्येक मांसपेशी उस तरह से गति कर रही थी जैसा वह आमतौर पर नहीं करती थी, जिससे उन गतिविधियों को मजबूती मिल रही थी और वे परिष्कृत हो रही थी।
हालांकि यह उनका पहला दिन था, फिर भी उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने संतोषजनक प्रगति की है। जिन गतिविधियों पर उन्होंने पहले कभी ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं की थी, वे अब एक नई तकनीक की नींव बनेंगी जो उनकी मार्शल आर्ट को और भी मजबूत बनाएगी। रूई ने आउटर कन्वर्जेंस प्रशिक्षण के पहले चरण में कुछ घंटे बिताए। यह उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थकाने वाला था। प्रशिक्षण जारी रखने के लिए उसे 2 औषधियां पीनी पड़ीं। हालांकि स्क्वायर डायलन को काफी आश्चर्य हुआ जब उसने अपना प्रशिक्षण रोक दिया और उसे विदाई देने के बाद सुविधा केंद्र से चला गया। रूई ने एक नहीं बल्कि 4 तकनीकें खरीदी थीं। वह उन सभी में प्रशिक्षण शुरू करना चाहता था। एक बार जब उसे प्रत्येक तकनीक के प्रशिक्षण की कठिनाई या सरलता का अंदाजा हो जाता, तो वह एक कारगर योजना और समय सारणी बना सकता था। उन तकनीकों के लिए समान समय समर्पित करना, जिनमें महारत हासिल करना असमान रूप से कठिन था, समय का कुशल आवंटन नहीं था। ठीक है, रूई ने स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग सेंटर से निकलते हुए अंगड़ाई ली। अब आगे क्या करना है? उसने कंधे उचकाए और रक्षा प्रशिक्षण केंद्र की ओर चल पड़ा। वह जल्द से जल्द आंतरिक विचलन का प्रशिक्षण शुरू करना चाहता था। सामग्री। नमस्कार। रूई ने रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य प्रशिक्षक को आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया। मैं आंतरिक विचलन का प्रशिक्षण शुरू करने आया हूं। टैंक जैसी गठीली, तगड़ी महिला ने पीछे मुड़कर रूई की ओर देखा। तीसरी रक्षात्मक तकनीक का अभ्यास कर रहे हो? अक्यूट एज और इलास्टिक शिफ्ट तो अब नाकाफी पड़ रहे हैं। उसके सुडौल चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। मुझे लगा था कि तुम इन तकनीकों में इतनी महारत हासिल कर चुके हो कि तुम्हें नई तकनीक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी, रूई ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन एक हफ्ते में 2 बार 2 खतरनाक मिशनों में फंसने के बाद मैंने एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया। उसने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया, अच्छा चुनाव है, रक्षा ही युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सचमुच यही एक चीज है जो आपको मौत से बचाती है। बहुत से लोग अपनी रक्षा को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं करते और इसका नतीजा क्या होता है? वे मर जाते हैं। उसने रूई की ओर सहमति भरी नजर से देखा। मुझे खुशी है कि तुम उनकी तरह मूर्ख नहीं हो। आओ, मैं तुम्हारी रक्षा को इतना मजबूत बना दूंगी कि यह कभी कमजोर न पड़े। रूई ने सिर हिलाते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। आंतरिक अभिसरण। उसने स्क्रॉल पर एक नजर डाली। दिलचस्प चुनाव। यह एक ऐसी तकनीक है जो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इसके लिए उपयोगकर्ता से बहुत अपेक्षाएं होती हैं। अगर आप उन्हें पूरा करने में विफल रहते हैं, तो यह तकनीक भी विफल हो जाएगी। क्या आप वाकई ऐसी तकनीक सीखना चाहते हैं? खैर, मैंने इसे खरीद लिया है और रिफंड की अनुमति नहीं है, रूई ने कहा। लेकिन साथ ही, ये तकनीक मेरी मार्शल आर्ट के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। सच है, उसने स्वीकार किया। अकादमी में प्रशिक्षुओं के बीच रूई की विचित्र मार्शल आर्ट कोई रहस्य नहीं थी। यह एक शक्तिशाली, फिर भी विचित्र बहुमुखी शैली थी, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि यह लड़ाई और प्रतिद्वंद्वी के अनुसार अपना रूप बदल लेती थी। सभी मार्शल स्क्वायर्स इससे और इसकी क्षमताओं से लंबे समय से परिचित थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, उसने कहा। आंतरिक विचलन एक ऐसी तकनीक है जो सभी प्रभावों की शक्ति को पूरे शरीर में फैला देती है और उसे बिखेर देती है, जिससे प्रभाव एक बड़े क्षेत्र में कम हो जाता है और हमले का असर खत्म हो जाता है। उसने फिर से दोहराया। इसे करने का मूल तरीका ये सुनिश्चित करना है कि हमले का प्रक्षेपपथ मानव शरीर के द्रव्यमान केंद्र के साथ संरेखित हो। इसके साथ ही, प्रभाव वाले क्षेत्र को सहारा देने के लिए प्रत्येक मांसपेशी समूह को सिकुड़ने से प्रभाव सभी मांसपेशी समूहों में फैल जाता है। रूई ने सिर हिलाया। सिद्धांत में यह अवधारणा सरल थी। प्रत्येक मांसपेशी समूह को पर्याप्त रूप से कठोर बनाकर वे वाहनों में लगे शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग की तरह काम करेंगे। प्रत्येक मांसपेशी समूह झटकों को अवशोषित करेगा। तकनीकी रूप से मनुष्यों के लिए इस तकनीक को अंजाम देना असंभव नहीं था, लेकिन मनुष्य इसमें महारत हासिल नहीं कर सके। इसका कारण यह था कि इसे सटीक और कुशलता से निष्पादित करने के लिए आवश्यक मानसिक क्षमताएं अलौकिक थीं। इसलिए यह एक प्रशिक्षु स्तर की तकनीक थी, इसे केवल मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु ही कर सकते थे। इनर डाइवर्जेंस के प्रशिक्षण के 2-3 चरण थे। पहला प्रशिक्षण चरण उपयोगकर्ता को हमले के समय अपनी स्थिति बदलने का प्रशिक्षण देना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमले की सभी दिशाएं मानव शरीर के द्रव्यमान केंद्र पर लक्षित हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि द्रव्यमान का केंद्र शरीर का मध्य बिंदु था, एकमात्र ऐसा बिंदु जो सभी मांसपेशी समूहों के इतना करीब था कि वे इसे शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग की तरह सहारा दे सकें। यह प्रशिक्षण का एक कठिन चरण था, इसमें कोई संदेह नहीं। रूई को इस तकनीक के लिए आवश्यक विचार प्रक्रिया और मानसिकता की आदत नहीं थी। अब उसे समझ में आने लगा था कि इस तकनीक में संभावित जोखिमों और दुर्घटनाओं के बारे में चेतावनी क्यों दी जाती है।
यदि हमले की दिशा को द्रव्यमान केंद्र पर या उसके काफी करीब सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो ये तकनीक पूरी तरह से अप्रभावी हो जाएगी। इस स्थिति में उपयोगकर्ता पूरी तरह से असुरक्षित रह जाएगा। फिर भी अगर रूई इस हिस्से में महारत हासिल कर लेता है, तो यह एक बेहद उपयोगी उपकरण बन जाएगा। इसका एक कारण ये था कि एक्यूट एज और इलास्टिक शिफ्ट इनर डाइवर्जेंस के साथ पूरी तरह से संगत थे। प्रत्येक तकनीक पूरी तरह से अलग अलग सिद्धांतों और यांत्रिकी द्वारा संचालित होती थी जो एक दूसरे के साथ परस्पर अनन्य थे, जिसका अर्थ है कि उनके बीच कोई घर्षण नहीं था और वे पूरी तरह से सहयोग करते थे। एक्यूट एज तकनीक में गोली सीधी लगने के बजाय कोण को बहुत तीखा बनाया जाता था, जिससे प्रभाव कम हो जाता था। दीवार को बस हल्का सा छूकर निकलने वाली गोली दीवार पर सीधी और सीधे टकराने वाली गोली की तुलना में कम नुकसान पहुंचाती थी। इलास्टिक शिफ्ट प्रभाव की दूरी और समय सीमा को बढ़ाकर काम करता था, जिससे प्रभाव अधिक लचीला हो जाता था। यह प्रभावी रूप से लक्ष्य और प्रहार के बीच एक मोटा, उछालदार गद्दा रखने जैसा था, जिससे प्रहार का दर्द कम हो जाता था। और आंतरिक विचलन ने सभी मांसपेशी समूहों को शॉक एब्जॉर्बर के रूप में उपयोग करके बिखरे हुए प्रभाव को साझा करके भीतर से ही हमले के प्रभाव को कम कर दिया। एक्यूट एज और इलास्टिक शिफ्ट ने प्रभाव के कोण, दूरी और समय सीमा जैसे बाहरी कारकों पर ध्यान केंद्रित करके प्रभाव को कम किया। इस प्रकार उनके फोकस में कोई ओवरलैप नहीं हुआ। ये तीनों तकनीकें बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाती थीं। रूई को उम्मीद थी कि आंतरिक विचलन में महारत हासिल करने के बाद वह बेहद मजबूत हो जाएगा। अगले कुछ महीनों में वह किसी भी कीमत पर इनर डाइवर्जेंस तकनीक को अपनी मसल मेमोरी में पूरी तरह से समाहित करने का इरादा रखता था।